नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम विधिवत रूप से आपका जो पाठ्यक्रम है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, आज हम उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन जो है शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दो पुस्तकें DSC 1 एंड DSC 2 में दो पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं, जिसमें पहली पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषय जो हैं इस पुस्तक में हैं, तो अलग अलग विषय जो है अलग अलग अध्यापक इसको पढ़ाएगा। मध्यकालीन हिंदी कविता जो है उसको भी यहाँ पर दो अध्यापक हैं हमारे महाविद्यालय में, और दोनों ही अध्यापक जो हैं आपको दोनों विषय पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास भी और मध्यकालीन हिंदी कविता भी। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपको एक सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य के इतिहास का एक सामान्य परिचय जो है आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो है क्या? जो साहित्य है हमारा हिंदी का, शुरू से लेकर आज तक जो साहित्य लिखा गया वो उसका पूरा इतिहास जो है वो क्या है, उसके इतिहास में हम जाएंगे। उसमें क्या कहने का प्रयास किया, कौन कौन सी धाराएं आई, कौन कौन सा काव्य लिखा गया, गद्य कब आया, पद्य कब लिखा गया, क्या क्या लिखा जाता था, कौन कौन किस किस हमने काल विभाजन किस तरह से किया है, ये सारे का सारा अध्ययन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ेंगे। इसका काल विभाजन कहाँ से कब से हम इसको मानते हैं, कितने भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है, इसके नाम क्या क्या रखे हैं, किस विद्वान ने इसको क्या कहा है, किस विद्वान ने किस काल को क्या कहा है, किस विद्वान ने किस काल को क्या कहा है, उस सभी का अध्ययन जो है हम हिंदी साहित्य के इतिहास में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। अलग अलग विद्वान हैं, बहुत से विद्वान हैं। कुछ जो है 4 भागों में मानते हैं, कुछ 3 भागों में मानते हैं, कुछ 5 भागों में मानते हैं, कुछ 7 भागों में मानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है, जो भाग किए हैं पूरे का पूरे इतिहास का, उसमें अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। जहाँ तक सर्वसम्मति, सर्वमत जिसमें है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर सर्वमत जो है वो टिकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक विद्वान हुए, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया है। पहले भाग का नाम है आदिकाल, जो पहला भाग उन्होंने किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, आदिकाल। और दूसरे भाग का नाम है भक्तिकाल, तीसरे भाग का नाम है रीतिकाल, और चौथे भाग का नाम है आधुनिक काल। मतलब 4 वर्गों में विभाजित कर दिया है। पूरे का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको अध्ययन करने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए आचार्य शुक्ल जी ने 4 भागों में बांट दिया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आचार्य शुक्ल का मानना है कि आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, संवत 1050 और 1300, पीछे मेरे पीछे लिखा हुआ है, संवत 1050 और 1375 ईस्वी के बीच में जो काव्य लिखा गया उसको हम आदिकाल मानते हैं, या वीरगाथा काल। उन्होंने वीरगाथा काल भी इसका नाम दिया है। हिंदी साहित्य का जो समय सीमा है, आदिकाल की समय सीमा, आचार्य शुक्ल ने जो समय सीमा बताई है, उन्होंने कहा कि संवत ईस्वी नहीं, संवत की बात कर रहा हूं मैं, संवत 1050 और 1375 के बीच में जो साहित्य लिखा गया, जितना भी कुछ लिखा गया हिंदी साहित्य में, हिंदी में जो कुछ लिखा गया, कितने वर्षों में, संवत 1050 और 1375, ये जो साल हैं लगभग 300-350 साल, 300-400 वर्ष जो हैं, 300-400 सालों में जो कुछ लिखा गया उसको हमने आदिकाल मान लिया। ठीक है, संवत 1050 और 1375 के बीच में जो कुछ भी लिखा गया उसको हमने आदिकाल मान लिया है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, उसके बाद आता है आपका भक्ति काल।
अब संवत 1375 और 1700 के बीच में, 1375 और 1700 के बीच में जो वर्ष हैं उनको हमने भक्ति काल कहा। 1375 और 1700 के बीच में जो कुछ लिखा गया, कुछ भी लिखा गया हिंदी साहित्य में, उसको हमने भक्ति काल मान लिया। तदुपरांत संवत 1700 से लेकर 1900 तक, संवत 1700 से लेकर 1900 तक जो है उसको हमने रीतिकाल मान लिया। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल मान लिया। और 1900 से लेकर आज तक, संवत 1900 से लेकर आज तक जो कुछ लिखा गया या लिखा जा रहा है उसको हम आधुनिक काल मानते हैं। ये चीज़ आपने याद कर लेनी है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। आदिकाल जिसकी समय सीमा संवत 1050 और 1375 के बीच में है, भक्तिकाल जिसकी समय सीमा 1375 से 1700 के बीच में है संवत, और रीतिकाल जिसकी समय सीमा संवत 1700 से लेकर 1900 तक है, और आधुनिक काल जिसकी समय सीमा 1900 से लेकर आज तक। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन। 4 भागों में आचार्य शुक्ल ने माना है। अब किस काल में क्या कुछ कहा है? आदिकाल की अगर हम बात करें तो आदिकाल में संवत 1050 और 1375 के बीच में जो काव्य लिखा गया, इसमें युद्धों का चित्र है। उस समय जो राजा थे वो उस समय जो कवि थे वो कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे। जो कवि थे राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनका काम जो था राजाओं की प्रशंसा करना था। आदिकाल की बात कर रहा हूँ मैं, संवत 1050 और 1375 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। संवत 1050 और 1375 के बीच का जो समय है, जो समय सीमा है, जिसको हमने आदिकाल कहा, इस समय जो हमारे कवि हुए, आदिकाल के जो चारण और भाट कवि हुए, वो राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनका एकमात्र काम क्या था? अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। आश्रयदाता जो उनको आश्रय देते थे, जो उनको सहारा देते थे, जो उनको पालते, उनका पेट पालते थे, उनको पैसे देते थे। तो कवि जो थे वो राजा के दरबार में रहते थे, राजाश्रित में रहते थे। राजाश्रित कवि थे, राजा के आश्रय में रहते थे और उनका जो काम था वो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना था। उन्होंने मुक्त कंठ से अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की। तो विशेषता इसकी, इस काल की विशेषता, एक तो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा इस काल में हमें देखने को मिली। और इस काल में हमने देखा, इस काल में जितने भी काव्य लिखे गए, जिसमें भी काव्य ग्रंथ लिखे गए, उसमें युद्धों का चित्रण किया गया है, युद्धों का वर्णन है पूरी तरह से। इस काल के बारे में कहा जाता है कि एक पंक्ति है, चले बाण मारन सनके सनके, बहे रक्तधार भभके भभके। और युद्ध भूमि, युद्धों का चित्रण था, सभी को युद्ध भूमि में जाना पड़ता था। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, जो भी लड़का बड़ा हो जाता था, 18 वर्ष का हो जाता था, उसको युद्ध भूमि में जाना आवश्यक था। उसको जाना ही पड़ेगा, रण क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा, फिर वो वहां से जिंदा वापस आए या ना आए। उस युग के बारे में कहा जाता है, 12 वर्ष लिए कुकर जिए, 13 वर्ष स्यार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिकार। 12 वर्ष तक कुकर जिए, 13 वर्ष स्यार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिकार। क्षत्रिय 18 वर्ष तक जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है, उसके बाद उनके जीवन को धिकार है। उसके बाद अगर वो जिंदा रहता है तो उसके जीवन को धिकार है। तो इस काल में जो ऐतिहासिकता का अभाव हमें देखने को मिलता है, कारण ये था कि कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे और उन्होंने ऐसे राजाओं से युद्ध करा दिए अपने आश्रयदाताओं के, जो उनके काल में हुए ही नहीं, उनके काल में थे ही नहीं। इसलिए उनकी इतिहास से तिथियां मेल नहीं खाती। उन्होंने ऐसे राजाओं के साथ युद्ध कर, जो बहुत प्रतापी राजा था, बहुत बलशाली राजा था, चाहे वो 100 वर्ष पहले ही क्यों ना जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसके साथ उनके युद्ध करा दिए अपने आश्रयदाताओं के। मतलब उनका काम उनकी प्रशंसा करना था, झूठी प्रशंसा करना था। वो झूठी प्रशंसा करते थे इस काल के कवि। इस कारण जो है वो ऐतिहासिकता का अभाव इस काल में हमें देखने को मिलता है। नारी की दशा जो थी इस समय दयनीय थी। आदिकाल में नारी की जो दशा थी वो दयनीय थी। पुरुष प्रधान समाज था। समाज में नारी को 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था, नारी को भोग्य वस्तु माना जाता था।
और नारी के लिए युद्ध हुआ करते थे। मैंने युद्धों का जिक्र किया। इस काल में बहुत से युद्ध हुआ करते थे। युद्धों का कारण क्या था? युद्धों का कारण नारी था, स्त्रियों के लिए युद्ध होते थे। दो कारण थे, एक स्त्री और एक अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार जो करने के लिए एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर देता था, या फिर किसी भी राजा की बहू बेटी या किसी भी कोई भी स्त्री राजा को सुंदर दिखाई देती थी, वो उसको उठाकर अपने महल ले जाता था। उस समय के बारे में कहा जाता है कि जाकी बेटी सुंदर देखी ता घर जाई धरी तलवारी। जिसकी भी बहू बेटी उनको सुंदर दिखाई देती थी, उसके घर में जाकर राजा तलवार चला देते थे। अगर कोई किसी ने विरोध किया तो उसका सिर कलम कर दिया जाता था। ये परिस्थितियां आदिकाल में हमें देखने को मिली। आदिकाल में जो ग्रंथ लिखे गए, रासो ग्रंथों का जिक्र आदिकाल में बहुत होता है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। तो ये जो रासो ग्रंथ थे, इसमें आप प्रामाणिकता उसकी संदेह में है। प्रामाणिकता जो है संदेह के घेरे में है कि क्या ये रासो ग्रंथ हुए भी या नहीं हुए, क्योंकि इस काल में आज के समय में वो रासो ग्रंथ दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में पृथ्वीराज रासो नहीं मिलेगा, परमाल रासो नहीं मिलेगा, खुमान रासो नहीं मिलेगा, रासो ग्रंथ नहीं मिलेंगे। तो संदिग्ध रचनाएं हैं इस काल में। इस काल में हम देखेंगे कि रचनाएं जो है संदिग्ध हैं, शक है उन रचनाओं के ऊपर कि क्या वो रचनाएं थी भी या नहीं थी, क्या वो रचनाएं जो थी लिखी भी गई या नहीं लिखी गई। तो संदिग्ध रचनाएं जो हैं इस काल में हमें देखने को मिलती है। और डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग इस काल में देखने को मिलता है। इस काल की जो भाषा, आदिकाल की बात कर रहा हूं मैं, आदिकाल में डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया। राजाओं की प्रशंसा करने के लिए कवियों ने डिंगल और पिंगल राजस्थानी मिश्रित भाषा थी, राजस्थानी मिश्रित भाषा जिसको हम डिंगल और पिंगल भाषा का नाम देते हैं। तो डिंगल और पिंगल बहुत ज़्यादा प्रयोग, डिंगल और पिंगल का भाषा का प्रयोग इस युग में हुआ, आदिकालीन युग में हुआ। आदिकालीन युग में सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो सामाजिक में अमीर बहुत ज़्यादा अमीर था, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब था। अमीरों और गरीबों की बात करने वाला कोई नहीं था। राजा जो थे शोषण करते थे। अब कवि जो थे वो गरीबों की जनजीवन से कटा हुआ काव्य था, आम जनता का काव्य नहीं था। आम जनता की आवाज़ काव्य में नहीं थी। काव्य में आम जनता की आवाज़ होती है, परंतु आदिकाल में आम जनता, क्योंकि राजाओं के पास समय ही नहीं था आम जनता के बीच में जाए और आम जनता किस तरह से अभावों में जी रही है, क्या कर रही है, वो देखे, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। वो दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे, पैसे लेते थे, राजा उनको पैसे देते थे और उनका काम राजा की प्रशंसा करना था। अगर प्रशंसा नहीं करेंगे तो राजा उनको नौकरी से निकाल देंगे, पैसे नहीं देंगे। तो आम जनजीवन से कटा हुआ काव्य है ये, आदिकालीन काव्य है। आम जनजीवन, आम लोगों के बीच का काव्य नहीं है। आम लोग किस तरह से अभावों में रह रहा है, किस तरह का जीवन यापन कर रहा है, वो नहीं दिखाया गया इस काव्य में। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं था। उनको राजाओं की प्रशंसा करने में ही उनका सारा समय जो था उसमें बर्बाद हो जाता था इन कवियों का। इसलिए आम जनजीवन से कटा हुआ काव्य था। स्त्रियों की दशा के बारे में मैंने पहले ही बात कर दी। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर था, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब थे। कुछ लोग जो है राजा के जो करीबी थे वो भी शोषण करते थे। एक पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता था अपने साथ, बहुपत्नी प्रथा थी, सती प्रथा थी। एक पुरुष जो है जिसके पास जितनी स्त्रियां होंगी, जितनी पत्नियां होंगी, उसको उतना बलशाली, उतना समृद्ध माना जाता था, उतना धनवान माना जाता था। एक एक पुरुष जो था अनेक स्त्रियां अपने साथ अनेक पत्नियां जो था वो कर सकता था, अनेक पत्नियां अपने साथ रख सकता था। तो इस काल की जो परिस्थितियां थी, एक ऐसा काव्य इस काल में लिखा गया जो कि सामाजिक रूप से
सामाजिक रूप से ये जो समय था बहुत पिछड़ा हुआ समय था, और वो सब कुछ काव्य में हमें देखने को मिला। काव्य में नारी की सुंदरता का जिक्र जो है वो किया जाता है, नारी के वर्णन किया जाता है, नक्षिक का वर्णन किया जाता है, नारी के शरीर का वर्णन इस काल में हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर ये काल जो था पतन का काल था, पतन का युग था। और वो सब कुछ, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जैसा समाज होगा वैसा साहित्य में देखने को मिलेगा। तो आदिकाल में ये सारे का सारा जो वर्णन जो है आदिकाल में हमें देखने को मिला। ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिला, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों का वर्णन, जनजीवन से कटा हुआ काव्य, संदिग्ध रचनाएं, ये सारे के सारी आदिकाल की विशेषताएं हैं, आदिकाल के काव्य में लिखा गया। तो ये जो विशेषताएं हैं आदिकाल की विशेषताएं, इनको आपने जो है वो पढ़ना है। जो विशेषताएं आदिकाल की हैं उनको लिखना है कि आदिकाल में कौन कौन सी विशेषताएं थी, क्या कुछ आदिकाल में जो है वो कहा गया। इसके काल विभाजन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आदिकाल में ये सारी की सारी विशेषताएं हमें देखने को मिली, क्योंकि जैसा समाज होता है साहित्य भी वैसा ही होता है। साहित्य तो समाज का दर्पण है, आईना है। समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं वो साहित्य में देखी जा सकती हैं, क्योंकि आईने में जैसा होता है वैसा दिखाई देता है। साहित्य समाज का दर्पण है, समाज में जो कुछ हो रहा है वो साहित्य में हमें देखने को मिलता है। तो जो कुछ आदिकाल में हुआ वो सब कुछ हमें उस समय के साहित्य में देखने को मिला। तो ये आदिकाल की विशेषताएं थी। अगले उसमें मैं आदिकाल के और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपको कराऊंगा। फिलहाल आदिकाल की विशेषताएं जो हैं वो मैंने आपको बताई। इन विशेषताओं को जो है आपने अध्ययन कर लेना है और इनको जो है आपने पढ़ लेना है। धन्यवाद।